सबसे पहले मैं चलूँगा प्रोफ़ेसर उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास कि वो हमें थोड़ा से अपडेट्स हमें दे दें और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि आज अपडेट्स जो हैं वो कई हैं। जी। थैंक यू डॉक्टर रिजवी। मेरे ख्याल से मेरे को एड्रेस करने का बेस्ट तरीका होगा ग्रुप कैप्टन देवनाथ या कैप्टन देवनाथ। आज की सबसे बड़ी सीरियन डेवलपमेंट मेरे हिसाब से दो हैं। एक तो है जो कतार का डेलीगेशन है वो सीरिया में कल से बैठा हुआ है और समझने की कोशिश कर रहा है कि सीरिया में हो क्या रहा है और किससे बातचीत की जाए ताकि पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना कैसी हो, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इस पर बातचीत हो सके। मेरे ख्याल से कतारी डेलीगेशन अमेरिका का भी ये पैगाम लेके गया होगा कि एचटीएस जो है और जोलानी साहब जो हैं वो इजराइल की तरफ ना देखें, पूरब में और उत्तर सीरिया में जो कुर्दिस्तान की प्रॉब्लम है, कुर्दिस्तान के लड़ाके हैं, उनकी तरफ कूच करें। एक और अच्छी डेवलपमेंट आज हुई है कि फ्रांस की जो एक डिप्लोमेटिक टीम है वो दमिश्क में आई हुई है और 3 दिन तक दमिश्क में रहेगी। वो इस चीज पर गौर फरमा रहे हैं कि किस तरह से दमिश्क में एक सरकार बनाई जा सके जो कि जनता की नुमाइंदगी करती हो और बहुत जल्दी ही किस तरह से दमिश्क में जो भी सरकार बने सीरिया में, उनको किस तरह से फिर से सीरिया को रिबिल्ड यानी सीरिया को किस तरह से फिर से उभारा जा सके, तैयार किया जा सके, फिर से बनाया जा सके। तो ये इनिशियल दौर की बातें चल रही हैं फ्रेंच अथॉरिटीज के साथ। लेकिन फ्रांस की ये पहल दिखाता है कि जो आवाजें हम यूरोप से सुन रहे थे कि यूरोप का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि गजा में लड़ाई बंद हो और अब सीरिया में लड़ाई बंद हो और सब जगह पर एक ऐसी सरकार का गठन हो, गजा में भी और सीरिया में भी, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग हों, न्यूट्रल लोग हों, ऐसे लोग हों जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट के हिसाब से वो दुनिया भर से मदद पा सकें और इस लड़ाई में जितना नुकसान हुआ है खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको आस्ते आस्ते वापस रिबिल्ड कर सकें। जी डॉक्टर रिजवी। और मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन कैप्टन साहब हमारे बहुत सारे व्यूअर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके भाई की तबीयत कैसी है अब, क्योंकि सब कल दुआ कर रहे थे आपके जाने के बाद। सबने यहाँ पे मिलजुल करके दुआ की कि जल्द से जल्द वो सेहतमंद हो जाए। तो आपके चेहरे पे इत्मीनान देख करके लग रहा है कि वो अब कुछ बेहतर है। तो वो भी बताइएगा। लेकिन मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि ये जो बशर उल असद का बयान आया है, मास्को से पहला उनका बयान आया है, 2 बातें उन्होंने खास कही। एक तो ये कि उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, यानी अभी भी वो जो है, चूंकि ऐसी एज भी उनकी नहीं है कि अभी वो मतलब वो अभी रूल करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो क्या उनकी वापसी हो सकती है? नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि आतंक का वहां पे जो है वो गलबा हो गया, हुकूमत हो गई है, उन्होंने कब्जा कर लिया और हम फिर इसको आजादी हासिल करेंगे। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, देखिए ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो बयान दिया है, ये जरा अपने जो क्रिटिक्स हैं यानी उनके अपने खेमे के भी कुछ लोग कह रहे थे कि वह जरा जल्दबाजी में सीरिया छोड़कर चले गए। विरोधी पक्ष नहीं, उनके जो अपने सपोर्टर्स थे उनका आज ये कहना है कि शायद वो कुछ दिनों तक और रुक कर सक्सेसफुली एसटीएस के लड़ाकों के विरुद्ध लड़ाई कर सकते थे। हुआ ये कि जैसे ही एसटीएस के लड़ाके एलेपो से, इदलिब से बढ़े, हमा तक पहुंच गए और एक जो फर्स्ट डिफेंसिव सर्कल बनाया गया था जिसमें कि सीरिया की आर्मी ने हमा के दक्षिण में फोर्टिफिकेशन की थी, तो वो फोर्टिफिकेशन महज 2 घंटे की लड़ाई या 2 घंटे के अंदर ही गिर गई। तो उसके बाद सीरिया की जो आर्मी थी वो फटाफट दक्षिण की तरफ गई और उसने
होम्स के उत्तर में इस वक्त अपनी डिफेंसिव लाइन बनाई, जिसमें काफी सारे टैंक तैनात किए गए। लेकिन ये देखा गया कि एसटीएस के जो लड़ाके थे उनके ऊपर इन टैंक्स ने ज्यादा फायरिंग नहीं की। और होम्स की लड़ाई में एक और चीज हो गया कि एसटीएस के लड़ाकों ने बाईपास कर दिया इन टैंक्स फॉर्मेशंस को। टैंक जहां तैनात थे वहीं के वहीं खड़े रह गए, और जो एसटीएस के लड़ाके थे वो दाएं और बाएं से 10 किलोमीटर इधर से 10 किलोमीटर उधर से बाईपास से निकलकर दक्षिण में दमस्कस की तरफ आ गए। अब बात होता है कि हर लीडर को, खासतौर से वो लीडर जिनको तख्ता पलट का भय रहता है, उनके पास हमेशा एक प्लान बी होता है कि अगर तख्ता पलट होने लगे तो क्या करना चाहिए। तो जाहिराना बात है कि पहला कार्रवाई ये होता है कि तख्ता पलट की अगर आशंका है तो राजधानी छोड़कर वो अपने ही देश के अंदर किसी सेफ जगह चला जाते हैं। जैसे कि अब रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने जब दमिश्क को छोड़ा तो पहले वो लटाकिया गए, और लटाकिया में रूस का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, उनकी नेवी का एक फ्लोटिला वहां रहता है। अब उनके जो समर्थक थे उनको ये लगा कि शायद वो लटाकिया पहुंचने के बाद वहां से आगे युद्ध का संचालन करेंगे और एसटीएस को पीछे धकेल देंगे। अब बशर अल असद ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, लताकिया में जब वो पहुंचे तो तुरंत रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी कि मामला बहुत नाजुक है और उनका सीरिया में रहना उचित नहीं होगा। तो असद, बशर अल असद, उनका परिवार और जो निकटतम राजनीतिक लोग थे, ये समझना पड़ेगा, करीबन 50 लोगों को एक ही जहाज में रूस लेकर चला गया मॉस्को। अब क्या वो वापस आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अमेरिका को मालूम है कि कोशिश की जाएगी कि उनको वापस लाया जाए। तुर्की भी जानता है कि कोशिश होगी कि असद को वापस लाया जाए। लेकिन अमेरिका, तुर्की और इजराइल मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अब फिलहाल जो भी अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें आस्ते आस्ते एसटीएस की डोमिनेंस बढ़ जाए, ताकि ये जो 7, 8 या 40 से ज्यादा ग्रुप हैं ये आपस में ही ना लड़ मरे। और अब मेरे ख्याल से क्योंकि रूस काफी पीछे चला गया है, तो बशर अल असद को वापस सीरिया में इंजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, जब तक कि आम आवाम फिर से 3 साल बाद या 5 साल बाद उनके समर्थन में ना खड़ी हो जाए। ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आवाम ने भी वहां जश्न मनाया, उससे लगता है कि शायद आवाम का एक अच्छा खासा हिस्सा, शायद 100 में से कम 20 या 30% लोग ऐसे हैं जो बशर अल असद के जाने के बाद शायद जश्न मना रहे थे। तो उनका अगले 3 साल 5 साल में वापस आना बहुत ही मुश्किल है। जी डॉक्टर रिजवी।